नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का सुपर एस पर। इसरो के द्वारा एक बहुत ही एक्सट्रीमली चैलेंजिंग टास्क को अपने पहले ही अटेम्प्ट में सक्सेसफुली कंप्लीट करवाया है। ये वाला जो टास्क है इसमें बेसिकली इसरो के द्वारा एक सैटेलाइट की कंट्रोल्ड री एंट्री करवाई गई है अपनी अर्थ के एटमॉस्फेयर में। आप लोग यहां पे देख पाएंगे ये वाली जो खबर है 2 दिन पहले सामने आई थी। इसरो ब्रिंग्स डाउन डीकमीशन्ड वेदर सैटेलाइट मेगा ट्रॉपिक्स 1, और ये अपने आप में काफी बड़ी डेवलपमेंट इसलिए बन जाती है बिकॉज सबसे पहले तो दुनिया भर में बहुत ही कम स्पेस एजेंसीज हैं जो कि इस तरह की कंट्रोल्ड री एंट्रीज को अटेम्प्ट करती हैं और सक्सेसफुली कैरी आउट भी करती हैं। पिछले साल की आपको एक खबर दिखाता हूं तो चाइना के द्वारा इनके द्वारा एक री एंट्री को अटेम्प्ट किया गया था, लेकिन वो अनकंट्रोल्ड थी, जिसका बल्कि कहा जा रहा था कि ये धरती में जब वापस आएगी तो कहीं पर भी गिर सकती है। पिछले ही साल की बात है, बल्कि नासा के द्वारा एक बहुत ही बड़े मिशन को आर्टेमिस 1 का जो ओरायन स्पेसक्राफ्ट था इसका इन्होंने कंट्रोल्ड री एंट्री करवाया था जो कि सक्सेसफुली करवाया गया था। तो दुनिया में बहुत ही कम गिनी चुनी हैंडफुल स्पेस एजेंसीज हैं जो कि कंट्रोल्ड री एंट्रीज करवाने की क्षमता रखती हैं, और अब इसरो भी उन्हीं गिनी चुनी स्पेस एजेंसीज में पहुंच चुका है। दूसरी बात, ये इसरो के लिए अपने आप में काफी लैंडमार्क मोमेंट है बिकॉज किसी भी सैटेलाइट का कंट्रोल्ड री एंट्री करवाना कोई आसान टास्क नहीं है। इसरो ब्रॉट डाउन अ सैटेलाइट इन अ कंट्रोल्ड मैनर, क्योंकि उसका जो लाइफ टाइम था वो खत्म हो चुका था सैटेलाइट का, और ये इन्होंने बेसिकली इसलिए किया है कि स्पेस में जो डेब्रिस है, जो वहां पे इकट्ठा होने वाला मलबा है, वो बेसिकली क्लियर आउट हो सके। अपने आप में काफी चैलेंजिंग होता है बिकॉज मान लीजिए आप सैटेलाइट को वापस लेकर आ रहे हैं, उसकी ट्रेजेक्टरी अनकंट्रोल हो गई, मान लीजिए क्योंकि वो सडनली तेजी से आती है, उसमें इतनी हीट जनरेट हो गई कि उसके टुकड़े टूट गए तो वो यहां वहां गिर गए, तो उस केस में बहुत सारे इलाकों में और बहुत सारे लोगों को नुकसान हो सकता है। तो इसीलिए इस किसी भी सैटेलाइट को वापस धरती पे लाना अपने आप में काफी कठिन टास्क माना जाता है। सैटेलाइट्स के अंदर कई सारे हजार्डस मटेरियल्स, कई सारे टॉक्सिक मटेरियल्स, कई सारे रेडियो एक्टिव मटेरियल्स होते हैं, तो आपको बड़े ही ध्यान से उन चीजों को वापस लाना होता है। अगर आप नहीं करेंगे तो उस केस में लाइफ और प्रॉपर्टी का नुकसान हो सकता है। तो ये क्योंकि इसरो ने कर दिखाया है और वो भी अपनी पहली कोशिश में, तो अपने आप में काफी बड़ी बात बनती है। इसी के बारे में हम लोग डिटेल में बात करेंगे कि कौन सी सैटेलाइट को इसरो नीचे लेकर आया था, इसरो नीचे उसको कैसे लेकर आया, वापस री एंट्री क्यों करवाई, एंड अल्टीमेटली इसरो के द्वारा इतना मुश्किल टास्क आखिरकार क्यों डेमोन्स्ट्रेट किया गया है। आइए शुरू करते हैं दोस्तों मेरे साथ। मेरा नाम है अनिरुद्ध। यदि आप लोग इस लेक्चर की पीडीएफ को डाउनलोड करना चाहते हैं अथवा मुझे फॉलो करना चाहते हैं तो यहां पर दिए गए टेलीग्राम चैनल के माध्यम से ऐसा कर सकते हैं। इसके अलावा जो विद्यार्थी 2023 के प्रीलिम्स एग्जाम में अपीयर हो रहे हैं उनके लिए एक डेडिकेटेड कॉम्प्रिहेंसिव एंड नो नॉनसेंस क्रैश कोर्स हम लोग लेकर आए हैं, जिसमें कि दोस्तों पिछले 1 साल के सभी करंट अफेयर्स और उनके साथ जुड़ा हुआ जो स्टैटिक कंटेंट है वो अवेलेबल करवाया जा रहा है। इस कोर्स की जो कंप्लीट कॉस्ट है दैट इज ओनली एंड ओनली 1299 अगर आप लोग मेरा कूपन कोड अनिरुद्ध यूज करते हैं। इसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। इस कोर्स को दोस्तों आप लोग फ्री में भी ले सकते हैं, जैसे कि इन बच्चों ने लिया है। केवल आपको मेरी मास्टर क्लास में आना है और इसमें होने वाली जो क्विज है उसमें आपको टॉप करना है। अगर आप टॉप कर जाते हैं तो आप भी एलिजिबल हो जाएंगे, कोर्स आपको भी कंप्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल करवा दिया जाएगा। मास्टर क्लास में आने के लिए जो लिंक है वो नीचे पिन्ड कॉमेंट में अवेलेबल करवा दिया गया है। ऑलराइट, सबसे पहले कौन सी सैटेलाइट को इसरो के द्वारा नीचे लाया गया था? तो ये सैटेलाइट जो है ये बहुत ही पुरानी सैटेलाइट है। 2011 में इस सैटेलाइट को लॉन्च करवाया गया था। सैटेलाइट का नाम है मेगा ट्रॉपिक्स। ये वाला जो मिशन है ये बेसिकली एक कोलैबोरेटिव सैटेलाइट थी बिटवीन इसरो और जो फ्रांस की स्पेस एजेंसी है। फ्रांस की स्पेस एजेंसी का नाम आप यहां पे देख सकते हैं। इसको CNES के नाम से जाना जाता है। दोनों ने मिलकर के इस सैटेलाइट को लॉन्च किया था और इसकी लॉन्चिंग हुई थी फ्रॉम द सतीश धवन स्पेस सेंटर, और ये बात है अक्टूबर 2011 की। लॉन्चिंग के लिए जो हमने रॉकेट यूज किया था दैट वाज इंडिया का जो हमारा फ्लैगशिप रॉकेट है PSLV का। ये वाली जो सैटेलाइट थी इसका मकसद था टू स्टडी द वाटर साइकिल इन द ट्रॉपिकल एटमॉस्फेयर इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली जो ये वाली सैटेलाइट थी इसकी जो ऑर्बिट हाइट थी 865 किलोमीटर की थी, यानी कि धरती की सतह से ये 865 किलोमीटर की हाइट पे जाकर के इसको पोजीशन करवाया गया था। सैटेलाइट का जो प्लान्ड लाइफ मिशन था वो केवल 3 साल का था, लेकिन उसके बाद भी चलती रही, ऑलमोस्ट 1 साल तक चलती रही, क्योंकि इसके अंदर हमने काफी ज्यादा एक्स्ट्रा फ्यूल भी इसमें डाल के भेजा था, जिसकी वजह से ये ऑलमोस्ट 1 दशक तक अपना काम सही से करती आ रही थी। अब सैटेलाइट को नीचे कैसे लाया गया? जैसे मैंने आपको बताया
कि हमने इसमें काफी सारा एक्स्ट्रा रिजर्व फ्यूल था जो कि इसके अंदर डाला हुआ था। उसी रिजर्व फ्यूल की वजह से इसरो ने उसी चीज का इस्तेमाल किया कि धीरे धीरे उसकी जो हाइट थी सरफेस से उसको कम करता गया। तो मान लीजिए ये आपका धरती का गोला है, यहां पर कहीं पे मान लीजिए कि सैटेलाइट की हाइट है, तो धीरे धीरे कई सारे मैनूवर्स किए, ऑलमोस्ट 20 के आसपास मैनूवर्स किए गए थे 8 महीने के टाइम पीरियड के ऊपर, और धीरे धीरे इसके ऑर्बिट को लोअर करता गया इसरो। धीरे धीरे उसके ऑर्बिट को जब लोअर करता गया, इतना लोअर कर दिया कि एक टाइम पर वो हमारे एटमॉस्फेयर में री एंटर कर गया, और फिर री एंटर करने के बाद वो जस्ट अभी मंगलवार के दिन एटमॉस्फेयर के अंदर री एंटर कर गया, और उसके बाद वो आते आते पैसिफिक ओशन में एक अनइनहेबिटेड एरिया के अंदर जाकर के क्रैश कर गया। मतलब कि वहां पर वो जलते जलते वहीं पर क्रैश कर गया। इस पूरे फिनोमेना को कहा जाता है कंट्रोल्ड री एंट्री। इसकी तुलना में अगर अनकंट्रोल्ड री एंट्री होती है तो नॉर्मली वो कैसे होती है, उसमें कोई मैनूवर नहीं किया जाता। सैटेलाइट जो है वो धीरे धीरे जब उनका टाइम पीरियड निकल जाता है तो धीरे धीरे ग्रेविटेशनल पुल जो होता है धरती का वो उसको खींचता रहता है, और जब ग्रेविटेशनल पुल खींचता रहता है तो ऑटोमेटिकली एटमॉस्फेयर तक पहुंच जाती हैं ओवर ईयर्स एंड ईयर्स। और जब वो सैटेलाइट री एंटर कर जाती हैं फिर सडनली उनको फ्रिक्शन मिलती है एटमॉस्फेयर से, फ्रिक्शन की वजह से आग लग जाती है, और उसके बाद फिर वो कहीं पर भी आकर के गिर सकती हैं। क्योंकि आपने उसको कंट्रोल नहीं किया तो उसका जो लैंडिंग है, जो क्रैश लैंडिंग है, वो कहीं पर भी हो सकता है। और अगर हम लोग मेगाट्रॉपिक्स को नीचे ना लाते तो ऑलमोस्ट इसके साथ भी यही होता, लेकिन इतनी जल्दी नहीं होता है। इसका जो पूरा का पूरा ऑर्बिटल लाइफ टाइम था वो लगभग 100 साल के आसपास का था। तो 100 साल के बाद ये ऑटोमेटिकली धरती पर नीचे आना शुरू कर देती और फिर कहीं पर भी जाकर के क्रैश कर सकती थी। इनफैक्ट मोस्टली जो दूसरी स्पेस एजेंसीज होती हैं वो कभी भी इतनी कोशिश नहीं करती, इतनी मेहनत नहीं करती कि किसी भी सैटेलाइट को वापस लाया जाए। क्यों? क्योंकि सैटेलाइट को वापस लाने के लिए पहले आपको उसमें फ्यूल रिजर्व डालना पड़ेगा, जिससे कि सैटेलाइट भारी भी हो जाएगी और मिशन कॉस्टली भी हो जाएगा। इनफैक्ट ये तो हम लो अर्थ ऑर्बिट सैटेलाइट की बात कर रहे थे। अगर हम लोग उन ऑर्बिट्स की बात करें जहां पे हम लोग बहुत ही हाई लेवल पे, हाई एल्टीट्यूड पे जाकर के सैटेलाइट को स्टेशन करवाते हैं, जैसे कि जियो स्टेशनरी हुआ या फिर जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट हुआ, तो वहां पर तो सैटेलाइट्स को कभी भी वापस नहीं लाया जाता, बिकॉज उसकी जो हाइट है वो ऑलमोस्ट 36,000 किलोमीटर की होती है। ऐसे केस में अगर हम लोग एक सैटेलाइट में एक्स्ट्रा फ्यूल डालेंगे तो खर्चीला भी हो जाएगा और काफी हैवी भी हो जाएगा। तो वहां पर जो सैटेलाइट्स होती हैं उनको भी एक तरीके से हम लोग डिस्पोज ऑफ करते हैं। उसके लिए देयर इज समथिंग कॉल्ड एज द ग्रेवयार्ड ऑर्बिट। जो सैटेलाइट्स बेसिकली जियो स्टेशनरी या जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट में होती हैं, उनका जब टाइम पीरियड खत्म हो जाता है तो उसके बाद उनको ग्रेवयार्ड वाले ऑर्बिट में डाल दिया जाता है। ग्रेवयार्ड ऑर्बिट जो है एक तरीके से स्पेस में ही दोस्तों पार्किंग लॉट्स बने हुए हैं जहां पे जो पुरानी सैटेलाइट्स हैं उनको रखा जाता है। समटाइम अ सैटेलाइट माइट इवन एस्केप टू डीप स्पेस एज वेल। ये भी कभी कभार पॉसिबल होता है कि वो शायद डीप स्पेस में एस्केप कर जाए, लेकिन मोस्टली उनको कंट्रोल तरीके से ग्रेवयार्ड ऑर्बिट में रखा जाता है जब हम बात करते हैं जियो स्टेशनरी ऑर्बिट्स की। तो यहां पर आप देखेंगे ये आपका अगर जियो स्टेशनरी ऑर्बिट है ना, तो ग्रेवयार्ड ऑर्बिट जियो स्टेशनरी ऑर्बिट से 300 किलोमीटर और ऊंचाई पे है। तो अगर जियो स्टेशनरी 36,000 किलोमीटर की ऊंचाई पर है तो उसके बाद आपको ग्रेवयार्ड ऑर्बिट लगभग 36,300 किलोमीटर की ऊंचाई पे देखने को मिलता है, जहां पर हम लोग पुरानी सैटेलाइट्स जो कि अब यूज में नहीं है उनको पार्क करवा देते हैं। फाइनल क्वेश्चन ये आता है कि इसरो के द्वारा इस लो अर्थ ऑर्बिट वाली सैटेलाइट की कंट्रोल्ड री एंट्री क्यों करवाई गई। सबसे पहली बात तो इसरो ने ये करके इसलिए दिखाया, ये बताने के लिए कि हम भी कर सकते हैं। इसरो अटेम्प्टेड द कंट्रोल्ड री एंट्री टू डेमोन्स्ट्रेट एंड अंडरस्टैंड द प्रोसेस ऑफ डूइंग सो। सेकेंडली, इसरो का यह मानना है कि जितनी तेजी से स्पेस की एक्सप्लोरेशन बढ़ रही है, जितनी तेजी से प्राइवेट कंपनीज भी अब स्पेस में सैटेलाइट्स को लॉन्च कर रही हैं, वो भी सबसे ज्यादा लो अर्थ ऑर्बिट्स में लॉन्च हो रही हैं, तो ये काफी जरूरी हो चुका है कि हम लोग स्पेस को क्लीन रखें। मतलब कि स्पेस में इकट्ठा होने वाला जो मलबा है उसको वापस धरती पर लेकर आएं, बिकॉज हम नहीं चाहते कि स्पेस में कोई कचरा इकट्ठा हो। मोर इंपॉर्टेंटली एक बड़ा फैक्टर क्या होता है, अगर ज्यादा मलबा इकट्ठा हो जाता है, ज्यादा डेब्री इकट्ठा हो जाता है, वो वाला जो डेब्री है वो कभी कभार एक्टिव सैटेलाइट्स के बीच में जाकर के कोलिजन कर सकता है, और कोलिजन्स कभी कभार इतनी बढ़ जाती हैं जिसको कि हम लोग केस्लर सिंड्रोम बोल देते हैं, कि अ सिनेरियो वेयर द अमाउंट ऑफ स्पेस डेब्री रीचेज अ पॉइंट वेयर दे जस्ट क्रिएट मोर विद वन कोलिजन ट्रिगरिंग अदर्स। मतलब कि एक कोलिजन होता है, फिर कोई और कोलिजन होता है, फिर कोई और कोलिजन होता है, चेन रिएक्शन बन जाती है, जो कि अपने आप में काफी ज्यादा प्रॉब्लमैटिक हो जाता है। इसी के चलते स्पेस डेब्री को मॉनिटर किया जाता है एंड समटाइम्स सैटेलाइट्स हैव टू बी मूव्ड फ्रॉम देयर वे। और यही वाला कार्य एक तरीके से
इसरो ने करके दिखाया है कि बिकॉज हमें इन चीजों को प्रिवेंट करना है, इसलिए हम लोग उस सैटेलाइट को नीचे ला रहे हैं। इनफैक्ट दिस इज नॉट द ओनली एफर्ट जो कि इसरो कर रहा है। इसरो ने एक अलग से विभाग सेटअप किया है इन ऑर्डर टू मॉनिटर द स्पेस डेब्री एंड मिटिगेट द रिस्क विच आर पोस्ड। एंड सेकेंडली, इसरो जो है वो यूएन की गाइडलाइंस को फॉलो करते हुए और इंटर एजेंसी स्पेस डेब्री कोऑर्डिनेशन कमिटी की गाइडलाइंस को फॉलो करते हुए इसरो बेसिकली ये कोशिश कर रहा है कि जब जो किसी भी सैटेलाइट का मिशन लाइफ पूरा हो जाता है तो उसको डी ऑर्बिट किया जाना चाहिए, मतलब वापस धरती पे कंट्रोल्ड तरीके से लाया जाना चाहिए, सो दैट हम लोग स्पेस को भी क्लीन रखें और हम लोग और सैटेलाइट्स भी फिर अकॉर्डिंगली प्लान कर सकें। आपको ये कैसी लगी पूरी की पूरी डेवलपमेंट, डेफिनेटली बताएं कमेंट सेक्शन में। और ऐसे और रेलेवेंट करंट अफेयर्स को पढ़ने के लिए जो कि स्पेसिफिकली 2023 के प्रीलिम्स एग्जाम के लिए रेलेवेंट है, आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं मेरे द्वारा बनाए हुए इस कोर्स में इन ओनली 1299 बाय यूजिंग द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन एंड मेरा कूपन कोड अनिरुद्ध आप लोग वहां पे लगाना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग, स्टे ट्यून्ड एंड